नमस्कार, वापस से हम आ गए इस नए वीडियो में 100 डेज चैलेंज की आज लेक्चर नंबर 10th में। इसमें आज हम काकतीय वंश पार्ट 2 के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं पार्ट 1 डाला था काकतीय वंश के बारे में। आशा करता हूँ आपको वो वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आता है कोई वीडियो तो प्लीज़ उसमें लाइक कमेंट भी किया कीजिए, है ना। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल CGPSC का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें 242 पोस्ट के है अभी टोटल। तो अब इधर यदि हम आलसी करेंगे तो ये हमारे लिए सही नहीं है। हमको अब आगे इधर कंटिन्यू पढ़ना है, एक भी वीडियो नहीं छोड़ना है। बहुत जल्दी मैं करंट अफेयर का भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, CGGS और इंडियन GS दोनों से, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। इस साल काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ हुए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को लेके, है ना। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे ऐसा एक्टिविटी हुआ है। तो आपको वो जो करंट अफेयर वाला जो मैं वीडियो या जो सीरीज लेके आऊँगा, क्वेश्चन कम थ्योरी, उसे आपको मिस नहीं करना है। साथ ही साथ ये जो मैं आपको इतिहास का पोर्शन पढ़ाते हुए जो चल रहा हूँ, उसको भी आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं काकतीय वंश पार्ट 2। पार्ट 1 आप जितने लोगों ने नहीं देखा है जाके प्लीज देखिए उसको, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा, है ना। चलो भाई, हम पहुंचे थे राजपाल देव तक, ठीक। राजपाल देव तक हम पहुंचे थे। राजपाल देव का शासनकाल होता है 1709 से लेकर के 1721 ईस्वी। ये जो समय है, राजपाल के बाद जितना भी राजा होगा, सारे राजाओं का जो समय है शासनकाल का, वो समय यदि आप भूल रहे हो तो आपका 1 से 2 नंबर कट रहा है, ये आप मान के चलिए। हर एक शासक के शासनकाल में कोई ना कोई विद्रोह होता है, और हर एक शासन के शासनकाल को पूछा जाता है, ठीक है। राजपाल यादव के बाद जो राजा होते हैं उनके बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक। हम पहुंचे थे कि दक्कन सिंह का मृत्यु हो चुका है। कैसे हुआ है आप पार्ट 1 जाके देखिए, है ना। इनके और 2 बेटे होते हैं, दलपत देव और प्रताप देव। दलपत देव और प्रताप देव, दक्कन सिंह का मृत्यु हो चुका होता है। राजपाल देव जो है, दक्कन सिंह के मृत्यु के बाद ठीक 1 साल बाद 1721 ईस्वी में राजपाल देव का भी मृत्यु हो जाता है। कारण क्या था? ये पुत्र वियोग में अपना प्राण त्याग देता है। बहुत प्रेम करता रहा होगा अपने बेटे दक्कन सिंह से, इसलिए वो पुत्र वियोग में प्राण त्याग देता है। अब बच गया कौन? दलपत देव और प्रताप देव। लेकिन इसकी जो माताश्री होती है दक्कन सिंह की, वो चाहती नहीं है कि ये दोनों शासक बने, है ना। तो वो क्या करती है, अपने भाई चंदेल मामा को बुलाती है, और चंदेल मामा काकतीय वंश के राजगद्दी पे बैठ जाता है। काकतीय राजगद्दी पे बैठ जाता है। इस बात को पता चलता है किसको? दलपत देव को। अब बोलोगे सर दलपत देव भी तो उस राजधानी में रहा होगा। नहीं, जब राजपाल देव शासन कर रहा होता है तब दलपत देव के कोटपाड़ वाला जो क्षेत्र है उसको शासन करने के लिए दे दिया होता है। कोटपाड़ वाला जो क्षेत्र है वहां पे दलपत देव शासन कर रहा होता है। यहाँ पे राजधानी में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, बैठ गया रहता है कौन? चंदेल मामा। बात है कब की? 1721 ईस्वी की, राजपाल देव की मृत्यु के समय, ठीक है जी। अब जब दलपत देव के ये बारे में पता चलता है, कायदे से उत्तराधिकारी मैं हूं, बैठ गया है चंदेल मामा, अब इसको हटाना है। दलपत देव बिना सोचे समझे इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो हार जाता है। और दलपत देव कोटपाड़ वाला क्षेत्र भी हार जाता है, और फिर वो चला जाता है जयपुर। जयपुर में जाके शरण लेता है। फिर अब इसका दिमाग चलता है, दलपत देव का सोचता है अब क्या करूं जिससे मुझको मेरा ये काकतीय राजगद्दी मिल सके, क्योंकि कायदे से उत्तराधिकारी तो मैं हूं। ये कूटनीति चलेगा। ये दलपत देव चंदेल मामा के पास इस संदेशा पहुंचाएगा। उस संदेश में क्या लिखा होता है? उसमें लिखा होता है कि चंदेल मामा जी, अब मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता हूं, मैं आपके अधीनता को स्वीकार करता हूं। आप रहिए राजगद्दी पे, बैठे रहिए काकतीय वंश की राजगद्दी पे, है ना। मैं अब आपसे अधीन में रह करके जितना भी राजपाट का जो काम है वो मैं आपके अधीन में रह करके करूंगा। ये बात को सुनता है चंदेल मामा, इसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। स्वयं इस काकतीय वंश का उत्तराधिकारी यदि ऐसा बात बोल रहा है
तो मेरे लिए इससे खुशी की बढ़ की बात और क्या हो सकती है। चंदेल मामा को लगता है कि ठीक है, दलपत देव अब थोड़ा सा मतलब सुधर गए हैं ऐसा टाइप। तो दलपत देव क्या करता है, एक दिन राखी का या रक्षाबंधन का शगुन लेकर के जाता है कि माता श्री ने भिजवाई है आपके लिए मामा जी, ऐसा करके जाता है। जैसे ही जाता है दरबार में चंदेल मामा नीचे उतरता है, दलपत देव को जैसे मौका मिलता है वह तलवार निकालता है और चंदेल मामा को मार देता है। कब की बात है जिस समय ये मारा, ये है 1731 ईस्वी। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है उस शासक या उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कायदे से काकतीय वंश का तो व्यक्ति है नहीं, परंतु फिर भी वो लगभग 10 साल तक काकतीय वंश के राजगद्दी पे बैठा था। उसका नाम है चंदेल मामा, या चंदेल मामा का शासनकाल पूछेगा 1721 से 1731 ईस्वी तक, ऐसा पूछता है। मारने वाला कौन, दलपत देव। मारेगा, मारने के बाद बैठ जाएगा काकतीय वंश के राजगद्दी पे। अब यहाँ से एक ट्विस्ट आता है काकतीय वंश के राजनीति में, उसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया दलपत देव किस तरह से राजगद्दी पे बैठा। अब हम दलपत देव के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, देखो ध्यान से, इधर जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, इधर से आपको एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। बात समझ में आया का, एक भी पॉइंट, एक पॉइंट छोड़े मतलब एक नंबर खत्म। कलचुरी वंश से भला ना पूछे, काकतीय वंश से जरूर क्वेश्चन बनेगा। बस्तर संभाग के चाहे वो जाति हो, चाहे किसी प्रकार के जनजाति हो, चाहे वो भौगोलिक क्षेत्र हो, चाहे इतिहास हो, क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसमें बेहद ध्यान देना है आपको। ठीक, दलपत देव। अब हम आ गए हैं दलपत देव। यहां से क्वेश्चन कैसा बनेगा और क्या हमको पढ़ना है ये चीज। जैसे ये राजगद्दी पे बैठता है, एक घटना हो जाता है कि एक मराठा सेनापति, ध्यान से देखिए, मराठा सेनापति, उसका नाम रहता है नीलूपंत। ठीक, मराठा सेनापति नीलूपंत बस्तर पे आक्रमण करेगा। आक्रमण तो करता है ठीक है, लेकिन दलपत देव उसको हरा देता है, इसका आक्रमण सफल नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछेगा कि किसके शासन काल में बस्तर में मराठों का आक्रमण हुआ था, दलपत देव। और ये भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा वो मराठा सेनापति है जिसने बस्तर पे आक्रमण किया था। तो ध्यान में रखिएगा, नीलूपंत का नाम आपको नहीं भूलना है। ठीक, दलपत देव का शासन काल आप समझिए 1731 ईस्वी से लेकर के 1774 तक। ठीक, 1731 ईस्वी से लेकर के 1774 तक, इसके शासनकाल में अब दूसरा घटना क्या होता है समझिए। मराठा सेनापति नीलूपंत दलपत देव अभी शासन कर रहा है बस्तर में, जो उसका राजधानी है ना, राजधानी में ये अभी शासन कर रहे हैं। नीलूपंत राजधानी में आक्रमण करेगा लेकिन हार जाता है। दलपत देव को लगता है कि बस्तर अब सेफ नहीं रह गया है, सामरिक दृष्टिकोण से अब सेफ नहीं रह गया, क्यों ना बस्तर को राजधानी चेंज करके एक नया जगह पे ले चलूं। वो चला जाता है जगदलपुर, सारा अपना प्रजामंडल के साथ निकल जाता है कहाँ, जगदलपुर। एक नया शहर बसाएगा जगदलपुर, और साथ ही साथ इसको बनाएगा राजधानी। समझ में आया कि यहाँ तक कि जगदलपुर को बसाने वाला कौन, दलपत देव। या जगदलपुर को, या सॉरी बस्तर से जगदलपुर राजधानी ले जाने वाला शासक कौन है, दलपत देव। ये काकतीय वंश का ये 4th नंबर का राजधानी होता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया क्या। ये तीसरा विशेष घटनाक्रम हो गया। सर दूसरा विशेष, तीसरा विशेष घटनाक्रम क्या होता है, जगदलपुर को राजधानी तो बनाता है। अब राजा आदमी तंबू तान के तो रहेगा नहीं, महल तो बनाना पड़ेगा ना जी। तो सारे लोग को ये बोलता है अपने प्रजामंडल को कि हमारे लिए एक महल बनाइए। तो बोले राजा साहब इतना जल्दी महल हम कैसे बना सकते हैं, महल बना बहुत बड़ा बनाना है, ऐसा महल बनाना है ताकि आपके जान को कोई खतरा ना हो। तो बोलता है कि कैसे भी हो फिलहाल अभी टेम्पररी कोई एक महल बनाओ। तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, एक मिट्टी का ही महल बना दो। जगदलपुर में एक मिट्टी का महल बनाया जाता है ना, और बगल में खोदा जाता है बड़ा सा तालाब, इतना बड़ा तालाब
कि आप जैसे उस वहाँ पे आज भी वो तालाब है जगदलपुर महल के पीछे, उस तालाब को बनवाने वाला शासक है दलपत देव, और उसी के नाम पे वो महल के पीछे जो तालाब है उसको आज हम दलपत सागर के नाम से जानते हैं। ठीक, बड़ा सा तालाब खुदवाते हैं, तालाब से निकलेगा मिट्टी और उसी मिट्टी से वो महल बनवाते हैं। अब समझ में आया क्या कि जगदलपुर का जो राजमहल है वो दलपत सागर के पास में ही क्यों है या ठीक बगल में क्यों है? दलपत सागर का ही मिट्टी डाला जाता है, मिट्टी से ही बनाया जाता है उस महल को। ठीक, चौथा विशेष काम क्या होता है? इसके समय में बंजारों के साथ वस्तु विनिमय प्रणाली के थ्रू व्यापार चालू होता है। वस्तु विनिमय, ट्रेड या व्यापार चालू होता है। किसके शासनकाल में बंजारों के साथ वस्तु विनिमय प्रणाली के थ्रू व्यापार प्रारंभ हुआ था? दलपत देव। ठीक, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है कि आपको जो भी जरूरत की सामान जो आपके क्षेत्र पे होता है उसकी नीड आपको उतना नहीं है जितना हमें है, और हमारे क्षेत्र में जो प्रोडक्ट यूज होता है, जो प्रोडक्ट हम प्रोडक्शन करते हैं उसका जो है जरूरत हमारे को उतना नहीं जितना आपको है। तो जो सामान आपको जरूरत है उसको हम रखेंगे, हमें जो जरूरत है वो आप हमको देंगे, तो इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। आसान भाषा में समझिए कि जैसे 1 किलो काजू के बदले 1 किलो नमक, ऐसा ये लोग वस्तु विनिमय करते थे बस्तर में। ठीक, बंजारा लोगों के साथ वस्तु विनिमय प्रणाली के थ्रू व्यापार कब चालू हुआ था? दलपत देव के शासनकाल में। ये दलपत देव को लेके ये 4 विशेष चीज आपको पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर दलपत देव को लेके क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो भी है इतना, सबसे इंपॉर्टेंट है राजधानी। ठीक, किस शासक ने बस्तर से राजधानी को परिवर्तन कर जगदलपुर को बनाया था? जगदलपुर में राजमहल को किसने बनाया या दलपत सागर किसने बनवाया? ये यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बनेगा। ठीक, दलपत देव के बारे में इतना आपको पढ़ना है। अब हम चलते हैं दलपत देव के बेटों के बारे में। पुत्र, दलपत देव के 2 बेटे होते हैं, अजमेर सिंह, दूसरा बेटा है दरिया देव। ठीक, अजमेर सिंह और दरिया देव। दलपत देव अपने शासनकाल में इन दोनों को अपना अलग अलग क्षेत्र दे देता है। दरिया देव जगदलपुर में ही रह के अपने पिताजी के साथ राजपाट सीख रहा होता है या समझ रहा होता है, राजधानी में ही रह करके। अजमेर सिंह को डोंगर वाला क्षेत्र दे देते हैं। ठीक, डोंगर मतलब आज का जो कोंडा गांव और नारायणपुर वाला जो क्षेत्र है ना, उसको छोटे डोंगर बड़े डोंगर बोलते हैं जिसे। अजमेर सिंह को डोंगर वाला क्षेत्र दे देता है शासन करने के लिए। जिस समय अजमेर सिंह डोंगर में शासन कर रहा होता है उसी समय डोंगर में अचानक भयानक अकाल पड़ता है, अकाल, और राजधानी से किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही होती है। क्यों नहीं मिल पा रही होती है? क्योंकि दलपत देव रहता है बीमार। दलपत देव अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में रहता है। दलपत देव का मृत्यु हो जाता है 1774 में, ये डेट आप ध्यान में रखिए। ठीक, जिसका शासनकाल 1774 में दलपत देव का मृत्यु हो जाता है। इस बात का फायदा उठाता है दरिया देव। दरिया देव बोलता है ये इससे अच्छा मेरे लिए और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकता। क्यों? अजमेर सिंह जो इस राजगद्दी का उत्तराधिकारी है वो तो अभी डोंगर क्षेत्र में व्यस्त है, अकाल पड़ा हुआ है, वो तो इधर अभी ध्यान देने से रहा। लेकिन अजमेर से बहुत जो शासक होता है वो बहुत शार्प माइंड का होता है। ये गुप्तचर के माध्यम से राजधानी का बिल्कुल मतलब जानकारी लेते रहता है कि राजधानी में क्या घटना घट रही है। अजमेर सिंह को मालूम हो जाता है कि अब पिताजी नहीं रहे। ठीक, फिर भी अजमेर सिंह अकाल पड़ा हुआ है तो डोंगर वाले क्षेत्र में जो आदिवासी लोग हैं, मूलतः कौन आदिवासी? हलबा आदिवासी लोग का ये सेवा कर रहा होता है ना। अकाल है तो वहां पे जो है मतलब सेवा कर रहा होता है, उनका हेल्प कर रहा होता है। सारे हलबा आदिवासी अजमेर सिंह को पसंद करते हैं कि अब यदि दलपत देव के बाद कोई शासक बनेगा तो वो अजमेर सिंह बनेगा, ऐसा ये लोग सोच रहे होते हैं। ठीक, दरिया देव ये सोचते हैं कि क्यों ना अभी अजमेर सिंह बिजी है इन सारी चीज़ों में, मैं इसके ऊपर अटैक कर देता हूँ और अजमेर सिंह को मार देता हूँ। मारूंगा तो कोई रहेगा ही नहीं, शासक तो मुझे ही बनना है, अयोग्य शासक रहता है वो। ठीक, अजमेर सिंह को पहले से पता है कि दरिया देव मेरे ऊपर अटैक करेगा, गुप्तचर के माध्यम से उसको पता चल जाता है। सारे हलबा लोग को इकट्ठा करता है, सेना बनाता है, और जैसे ही दरिया देव अटैक करने को करता है अजमेर सिंह के ऊपर,
सारे हलबा लोग दरियादेव के ऊपर टूट पड़ते हैं, साथ में अजमेर सिंह के नेतृत्व में, ठीक। और दरियादेव यहाँ से हार जाते हैं और भाग कर आ जाते हैं वापस कहाँ, अपना राजधानी जगदलपुर। फिर भी अब अजमेर सिंह शांत नहीं बैठने वाला, इसको मालूम चल गया दरियादेव का नियत ठीक नहीं है, वापस से हलबा लोग को संगठित करेगा, हलबा लोग को संगठित करेगा और फिर ये अटैक करेगा दरियादेव के ऊपर। कहाँ? तो जगदलपुर में। इस बार ये अटैक कर रहा है जगदलपुर में, सीधा राजमहल में। दरियादेव के ऊपर अटैक करेगा और दरियादेव भाग कर चला जाता है जयपुर, उड़ीसा वाला क्षेत्र, ठीक। तो दरियादेव के ऊपर अटैक किया कब? 1774 ईस्वी में। और 1774 ईस्वी में अजमेर सिंह बैठता है जगदलपुर के राजगद्दी पे, काकतीय वंश के राजगद्दी पे। यहाँ से हम पढ़ेंगे 1774 ईस्वी से राजा अजमेर सिंह के बारे में, ठीक। यहाँ तक समझ में आया क्या कि दरियादेव को उसने कैसे भगाया जयपुर तक, हलबा लोग ने उनका कैसा साथ दिया, अजमेर सिंह कौन से क्षेत्र पे शासन कर रहा था। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा, ठीक। अब देखो, अजमेर सिंह का शासनकाल 1774 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठता है और 1777 तक ये शासन करता है। हर एक शासक का शासनकाल आपको नहीं भूलना है, ठीक। देखो ध्यान से, अजमेर सिंह जब युद्ध करता है दरियादेव के साथ, उस युद्ध में कौन से आदिवासी इनका हेल्प किया होता है? सेना के रूप में हलबा, ठीक। हलबा आदिवासी लोग इनके बहुत मदद किए होते हैं दरियादेव के साथ जब युद्ध होता है तो, ठीक। क्योंकि हलबा आदिवासी अजमेर सिंह के युद्ध करते हैं, क्योंकि ये चाहता ही नहीं है हलबा लोग कि दरियादेव शासक बने, इसीलिए इस युद्ध को हलबा विद्रोह के नाम से जानते हैं। समझ में आया? हलबा विद्रोह के नाम से जानते हैं। हलबा विद्रोह के नेतृत्व करता कौन है? अजमेर सिंह। किसके शासनकाल में हो रहा है? अजमेर सिंह के शासनकाल में। कब से कब तक? 1774 से लेकर के 1777 तक। देखो, मैं हलबा विद्रोह या जितने भी जनजाति विद्रोह हुए हैं बस्तर में, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप बस अभी इतना पढ़िए कि किसके शासनकाल में कौन सा विद्रोह हुआ है, ठीक। हलबा विद्रोह हुआ था अजमेर सिंह के शासनकाल में। अब दरियादेव क्या करता है? दरियादेव तो चला गया उड़ीसा, है ना। दरियादेव चला गया जयपुर, जयपुर नहीं जयपुर, उड़ीसा। वहां पे एक शासक के यहाँ ये शरण लिया रहता है, लेकिन अब क्या करेगा? इसको राजा बनना है। साम दाम दंड भेद कैसा भी हो, मुझे केवल राजा बनना है। उड़ीसा के राजा को बोलते हैं कि आप मेरा मदद कीजिए बस्तर के क्षेत्र को जीतने के लिए, अजमेर सिंह को हराना है और मुझे राजगद्दी पे बैठना है, ठीक। साथ ही साथ दरियादेव मराठों का भी मदद लेता है, ठीक। मराठों का भी मदद लेता है, बोलता है मेरे को जीतना है। तो जयपुर का राजा और मराठा शासक, ये लोग बोलते कि हमारे कुछ शर्त है। अरे जो शर्त बोलोगे सब मंजूर है, बिना बताए। बस मेरे को कहाँ बैठना है? राजधानी जगदलपुर के राजगद्दी पे बैठना है। जो शर्त बोलोगे सब मंजूर है, अजमेर सिंह को हराना है और मुझे राजगद्दी पे बैठना है। बोले ठीक है, इतनी सी बात है, कर देते हैं। ये दोनों मिल करके आएंगे, अजमेर सिंह के साथ युद्ध होगा, अजमेर सिंह के साथ दरियादेव का युद्ध होता है। इस युद्ध में हलबा लोग जो अजमेर सिंह का साथ दे रहे होते हैं, ये लोग मारे जाते हैं। नरसंहार, हलबा नरसंहार, हलबा जेनोसाइड। इतना बड़ा नरसंहार होता है, ऐसा कहा जाता है कि उस हलबा विद्रोह में हलबा को जो आबादी थी एकदम माइनॉरिटी में चले गए थे ये लोग, ठीक। 1770 में अजमेर सिंह मारा जाता है और राजगद्दी पे बैठता है दरियादेव। जगदलपुर के राजगद्दी पे बैठेगा दरियादेव। बात कब की है? 1777 ईस्वी की। अब शासक कौन आ गया? दरियादेव, ठीक। दरियादेव के समय में जो भी घटना हुआ वो यदि आप भूल रहे हो तो आपका गया, मेंस में भी नंबर कटा, प्रीलिम्स में भी नंबर कटा। दरियादेव के शासनकाल में विशेष काम होता है। आगे हम पढ़ते हैं अब दरियादेव के बारे में। अच्छा, दरियादेव मदद किसका लिया है? मराठा और जयपुर के शासक, इन दोनों का मदद लिया है, ठीक। ये चीज ध्यान में रखो। दरियादेव
दरियादेव का शासनकाल 1777 से 1800। 1777 के अंतिम समय में दरियादेव जगदलपुर वाला क्षेत्र को जीत जाता है ना, और राजगद्दी पे बैठ जाता है। लेकिन ध्यान रहे, उन्होंने मराठा और जयपुर, ये दोनों शासकों से मदद मांगा होता है विशेष शर्त पे। ठीक, मराठा और जयपुर के शासकों के बीच में और दरियादेव शासक के बीच में एक संधि होता है। उस संधि को हम जानते हैं कोटपाड़ संधि के नाम से। ठीक, कोटपाड़ संधि। संधि का समय क्या है? 6 अप्रैल 1778। ठीक है, 6 अप्रैल 1778 को कोटपाड़ की संधि होती है। किनके बीच में? मराठा और जयपुर के शासक और दरियादेव के बीच में। इस कोटपाड़ के संधि में क्या विशेष होता है उसको आप समझिए। देखिए ध्यान से, मराठा लोगों को कुछ शर्तें होती हैं। पहला शर्त, बस्तर का जो शासक है दरियादेव, वो आज के बाद, कब से? 6 अप्रैल 1778 के बाद बस्तर जो क्षेत्र है वो मराठा के अधीन, मराठा शासकों के अधीन में आएगा। बस्तर क्षेत्र मराठों के अधीन आ गया, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। ठीक, कौन से संधि के बाद? कोटपाड़ संधि के बाद। ये मराठों के फेवर में जो भी चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक, दूसरा विशेष कार्य क्या? दरियादेव हर साल हमको 59,000 टकोली या टैक्स देगा, हर साल 59,000 टैक्स। तीसरा विशेष कार्य क्या? बस्तर का जो राजनीति है उसमें मराठा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। अप्रत्यक्ष रूप के शासन होगा, 59,000 रुपये उनको टैक्स दिया जाएगा, लेकिन बस्तर के राजनीति में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं करेगा। कौन? मराठा। ठीक, इतना चीज आपको समझ में आया। कोटपाड़ संधि के तहत बस्तर का जो क्षेत्र है वो मराठों के अधीन में आ जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। कोटपाड़ संधि कब हुआ था? 6 अप्रैल 1778। ये डेट आपको नहीं भूलना है जी, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, दूसरा 59,000 टकोली का इनको ऊपर टैक्स लगाता है। तीसरा, बस्तर के राजनीति में मराठे लोग किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब चौथा विशेष कार्य, जयपुर के शासक क्या बोलता है कि दरियादेव, मुझे आप कोटपाड़, कोड़ागढ़ और इसके आसपास के 2-4 क्षेत्र, और ये सारे क्षेत्र आप मेरे नाम करिए। तो बोलता है ठीक है ले जाओ, मेरे को तो राजा बनना था, जैसा भी हो। तो इतना चीज होता है दरियादेव के शासनकाल में। ठीक, अब देखो इसके शासनकाल में हमारा बस्तर वाला जो क्षेत्र है वह अब मराठों के अधीन में आ गया। क्वेश्चन आपको ऐसा पूछेगा कि किस शासक के शासनकाल में बस्तर पहली बार मराठा शासकों के अधीन में आया था? तो दरियादेव। इसके शासनकाल आपको नहीं भूलना। किस संधि के बाद बस्तर मराठा के अधीन में आ गया? तो कोटपाड़ संधि कब हुआ था? 6 अप्रैल 1778 को। ठीक, एक चीज और, इसके शासनकाल में एक अंग्रेजी यात्री आता है, उसका नाम है मिस्टर J.T. ब्लंट। ये बस्तर का यात्रा करने के लिए आता है और कांकेर में लगभग 17 दिन तक रहता है। कोशिश करता है कि बस्तर में इंटर करूं, लेकिन वहां के आदिवासी लोग इनको जाने नहीं देते। ठीक, अंत में सोचता है कि नहीं, भोपालपट्टनम के रास्ते चलता हूँ, नदी पार करता है, वहां पे भी आदिवासी लोग एक्टिव होते, नहीं जाने देते। उसी को हम बोलते हैं भोपालपट्टनम संघर्ष या भोपालपट्टनम विद्रोह। भोपालपट्टनम विद्रोह किसके शासनकाल में हो रहा है जी? दरियादेव के शासनकाल में। कब हुआ था? 1795 ईस्वी, है ना। शासनकाल कब है? 77 से 1800। 1795 ईस्वी में भोपालपट्टनम का विद्रोह। दो विशेष चीज होता है दरियादेव के शासनकाल में। इतना चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब इसके बाद, दरियादेव के बाद
इसका बेटा होता है महिपाल देव। अठारह सौ से 1842, महिपाल देव 1800 से 1842 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में दो विशेष चीज हमको पढ़ना है। पहला क्या, ये जो इनके पिताजी जो शर्त मान के गए होते कि मराठा को हर वर्ष मैं कितना 59,000 रुपये 59,000 में टैक्स दूंगा। महिपाल देव बोलते हैं कि पिताजी बोले थे लेकिन मैं नहीं दूंगा। है ही नहीं तो कहाँ से दूंगा जी, 59,000 टैक्स बहुत बड़ी रकम होती है ना। महिपाल देव बोलता है कि मैं उतना टैक्स नहीं पटाऊंगा। अच्छा, ये जो 59,000 रुपये टैक्स देना है, ये किस संधि में ये बात हुआ था आपको पता है क्या? कोटपाड़ संधि, है ना। अभी पिछले पढ़ाया मैं, कोटपाड़ संधि में ये बात तय हुई थी कि मराठों को प्रति वर्ष 59,000 रुपये टैक्स देना है। महिपाल देव मना करता है कि मैं नहीं दूंगा। इसका मतलब कोटपाड़ संधि का उल्लंघन किया वो, है ना। कोटपाड़ संधि का उल्लंघन किया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कोटपाड़ संधि का उल्लंघन करने वाला एकमात्र शासक का नाम बताइए। उसका नाम है महिपाल देव। ध्यान में रखिए, ये महिपाल देव कोटपाड़ संधि का उल्लंघन करता है और ये अकेला मात्र शासक है जिसने कोटपाड़ संधि का उल्लंघन किया था। ठीक, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। दूसरा चीज, समय देखिए 1800 से 1842, इसके शासनकाल में एक विद्रोह होता है जिसका नाम है परलकोट, परलकोट विद्रोह। इसी के शासनकाल में होता है ना। कब है समय? 1825 ईस्वी। समय आप इसके देखिए 1800 से 1842, तो परलकोट विद्रोह कब हो रहा है? 1825 ईस्वी में। किसके शासनकाल में परलकोट विद्रोह हुआ था? या जब परलकोट विद्रोह हो रहा था बस्तर संभाग में, तो उस समय शासक कौन था? महिपाल देव। ये मैं हर एक विद्रोह का मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर एक विद्रोह का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उस वीडियो को डिटेल्स देखिएगा, वहां से क्वेश्चन बनेगा। अभी आप इतना जान लीजिए कि परलकोट विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? महिपाल देव के शासनकाल में। ठीक, दो विशेष काम, कोटपाड़ संधि का उल्लंघन और परलकोट विद्रोह। ठीक, अब महिपाल देव के बाद हम पढ़ेंगे भूपाल देव के बारे में। इसका शासनकाल 42 से लेकर 53। इसके शासनकाल में क्या होता है ये हम देखेंगे। ठीक, भूपाल देव जब राजा बनता है, इसका एक भाई होता है, छोटा भाई। इसके भाई का नाम है दलगंजन सिंह। भूपाल देव शासक बनता है, इसका एक छोटा भाई होता है दलगंजन सिंह। दलगंजन सिंह को एक क्षेत्र दे दिया जाता है तारापुर। तारापुर क्षेत्र का इसे दीवान घोषित कर देते हैं। ठीक, तारापुर क्षेत्र का जब इसे दीवान बनाया जाता है तो मराठा शासकों के द्वारा तारापुर क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा टैक्स। ठीक, और ये दलगंजन सिंह इसका साफ साफ वो करता है, विद्रोह करता है कि नहीं, इतना टैक्स हम पे नहीं कर पाएंगे जितना आप लगा रहे हो। आप भूपाल देव जी, आप जाइए और नागपुर के शासकों से बात कीजिए, इतना टैक्स देने के लिए अभी हम सक्षम नहीं है, कृपया इस टैक्स को हटाया जाए। आप ऐसा कुछ बात करिए वहाँ पे। भूपाल देव जाता है लेकिन वहाँ पे शासक मना कर देते हैं, नागपुर शासक, नागपुर में जो भोसला शासक होते हैं वो लोग, कि नहीं नहीं टैक्स तो देना पड़ेगा। तो दलगंजन सिंह बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं दूंगा, तारापुर परगने से मैं 1 रुपये टैक्स नहीं दूंगा यदि आप टैक्स बढ़ाओगे तो। ठीक, जब ये टैक्स नहीं देने के विद्रोह करता है, क्षेत्र कौन सा इनका? तारापुर, उसी को हम तारापुर विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक, तारापुर विद्रोह के नाम से जानते हैं, है ना। ये मना कर देता है दलगंजन सिंह, वहाँ का जो दीवान होता है वो, कि मैं कोई भी हाल में उतना टैक्स नहीं दे पाऊंगा जितना आप बोल रहे हो। उसी को हम तारापुर विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक, दूसरा चीज, इसके शासनकाल में एक और विशेष घटना होता है जिसको मोस्ट फेमस विद्रोह है मेरिया विद्रोह।
1842 से लेकर 63 तक मेरिया विद्रोह होता है दंतेश्वरी मंदिर में। समझ में आया क्या? भूपाल देव शासन, उसका शासक, उसका भाई रहता है दलगंजन सिंह। दलगंजन सिंह को तारापुर परगने का दीवान बनाया जाता है और यहाँ पे लगा दिया जाता है टैक्स भारी मात्रा में। दलगंजन सिंह इस टैक्स का विरोध करता है कि हम इतना लगान नहीं देंगे। इसी विद्रोह को वो तारापुर विद्रोह के नाम से जानते हैं, जिनका नेतृत्व करता कौन है? दलगंजन सिंह। ठीक, इनके शासन काल में दो विशेष विद्रोह होते हैं, मेरिया विद्रोह और तारापुर विद्रोह। मेरिया विद्रोह के बारे में भी मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। ये दंतेश्वरी मंदिर के लिए वहाँ पे जो रिचुअल जो चले आ रहा होता है, उसमें जब हस्तक्षेप करते हैं तो उसके लिए वहाँ पे मेरिया विद्रोह होता है। ठीक, इतना चीज हमको भूपाल देव के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं भैरम देव। शासक भैरम देव के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, भैरम देव के शासन काल में क्या विशेष घटना होने वाला है, ये चीज का आप समझ। नागपुर के जो भोसला शासक होते हैं रघुजी तृतीय, रघुजी थर्ड, इसका कोई पुत्र नहीं होता है ना। अब लोगों के पास ये समस्या आता है कि अब इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। सबसे बड़ी दिक्कत होता है उस समय का जो हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उसका एक हड़प नीति आया था, आप सभी ने पढ़ा होगा, हड़प नीति। और इस हड़प नीति के साथ लॉर्ड डलहौजी ने साफ बोल दिया होता है कि कोई भी शासक जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन में है, जिसका रियासत, यदि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो गोद लिया हुआ बच्चा को उस शासक का, उस शासन का या उस साम्राज्य का उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। ठीक, और जो भी रियासत है वो सारा रियासत ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाएगा। अभी हम किसके अंडर में है? हमारा बस्तर क्षेत्र मराठों के अधीन में है। ठीक, नागपुर का जो भोसला शासक होता है रघुजी तृतीय, इसका कोई पुत्र नहीं होता है। और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत मराठा शासकों का जितना भी शासन क्षेत्र है, साथ में बस्तर भी, वो पूरा शासन क्षेत्र ब्रिटिश के अधीन में आ जाता है। ठीक, तो ब्रिटिश के अधीन, ब्रिटिश शासकों के अधीन या ब्रिटिश शासन के अधीन शासन करने वाला बस्तर क्षेत्र में पहला शासक कौन हुआ? भैरम देव। फर्स्ट राजा है जो ब्रिटिश शासक के अधीन में काम कर रहा है या अपना साम्राज्य को ऑपरेट कर रहा है ब्रिटिश अधीन। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब हमारा बस्तर वाला क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन में आ गया। इस बात का बहुत ही ज्यादा विद्रोह किया जाता है वहां के आदिवासियों के द्वारा। उसमें से एक आदिवासी जो हो सकता होगा बहुत दूरदर्शी व्यक्ति रहा होगा, ध्रुवा राम ने ये सोचा कि नहीं नहीं, ब्रिटिश के अधीन हम आ रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। ध्रुवा राम बोलता है कि हम इस बात पे विद्रोह करेंगे। ठीक, और विद्रोह होता है 1856 में, लिंगागिरी विद्रोह। लिंगागिरी में ध्रुवा राम विद्रोह कर देता है 1856 ईस्वी में। किस लिए विद्रोह कर रहा है? कि हम जो है बस्तर ब्रिटिश के अधीन में, हमको इसको नहीं, हम अंग्रेजों के अधीन काम करेंगे ही नहीं, अंग्रेजों के अधीन नहीं रहेंगे, वो हमको स्वीकार ही नहीं है। इसीलिए वो लिंगागिरी में एक विद्रोह करते हैं जिसको हम लिंगागिरी विद्रोह के नाम से जानते हैं। किसके शासन काल में हो रहा है? भैरम देव के शासन काल में। ठीक, इतना समझ में आया कि आपको? उसके बाद हम पढ़ते हैं कोई विद्रोह।
1859। बस्तर में जो इमारती जो लकड़ी है, साल, शीशम, इसका ठेका दे दिया जाता है निजाम, आंध्र प्रदेश के निजाम लोग थे उनको और ब्रिटिशर्स लोग खुद। तो वहाँ पे पेड़ को इतना काटा जाता था, साल वृक्ष को, तो इसका विद्रोह करते हैं। विद्रोह का शासन समय था 1859 और उसको कोई विद्रोह के नाम से जानते हैं, एक साल के पेड़ के पीछे एक सर। ठीक, तो ये दो विद्रोह हो गया। इसके बाद एक और विद्रोह होगा इसका शासन काल में 1876 में। मुरिया विद्रोह। ठीक, किसके शासन काल में हो रहा है? सब भैरमदेव के शासन काल में। एक तो फर्स्ट तो हो गया लिंगागिरी, दूसरा हो गया कोई विद्रोह, तीसरा हो गया मुरिया विद्रोह 1876 में, चौथा होगा रानी चोरिस का विद्रोह। चार विद्रोह होता है टोटल इस इसके शासनकाल में, भैरमदेव के शासनकाल में 4 विद्रोह। इसीलिए क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि किस शासक के शासनकाल में सबसे ज्यादा जनजाति विद्रोह हुआ था? तो भैरमदेव के जो नाम है आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा? लिंगागिरी, कोई विद्रोह, मुरिया विद्रोह और रानी चोरिस का विद्रोह। रानी चोरिस का विद्रोह क्या होता है कि अंग्रेज लोग चाल चलते हैं कि भैरमदेव का करा देते हैं विवाह एक मुस्लिम लड़की से जिसका नाम है नवाबाई। ठीक, विवाह करा देते हैं। इसीलिए रानी चोरिस इस बात का विद्रोह करती कि ऑलरेडी इनके 2 रानियां हैं और तीसरा विवाह उस समय परंपरा के अनुसार स्वीकार नहीं था। इसी का विद्रोह करते हैं रानी चोरिस। विद्रोह के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, बस अब भैरमदेव के बारे में इतना जान लीजिए। भैरमदेव काकती वंश का पहला राजा था जो ब्रिटिशर्स के अधीन रह करके काम कर रहा था। ठीक, यह बस्तर क्षेत्र किसके शासनकाल में ब्रिटिशर्स के अधीन आया? तो भैरमदेव के शासनकाल में। ठीक, इनके शासनकाल में कुल 4 विशेष विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, मुरिया विद्रोह और रानी चोरिस का विद्रोह। तो कुल मिला के 4 विद्रोह हुआ। तो इसके शासनकाल में बस्तर में सबसे ज्यादा जनजाति विद्रोह हुआ था। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बस्तर में सबसे ज्यादा जनजाति विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो भैरमदेव। इतना चीज आपको पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे रुद्र प्रताप देव, भैरमदेव का बेटा रुद्र प्रताप देव के बारे में। है ना, रुद्र प्रताप देव के बारे में पढ़ना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा। अठारह सौ इक्यानवे से 1921 जब रुद्र प्रताप देव शासक बनता है, राजगद्दी पे बैठता है, उस समय उसका आयु मात्र 6 वर्ष का होता है। तो उस बस्तर संभाग को ऑपरेट करने के लिए ब्रिटिशर्स गेयर और फैगर नाम के 2 व्यक्ति को भेजे होते हैं। जो ब्रिटिश अधिकारी आए होते हैं, गेयर और फैगन नाम के। ठीक, गेयर और फैगन नाम का व्यक्ति आता है। रुद्र प्रताप देव क्योंकि छोटा होता है, शासन को ऑपरेट करने लायक अभी उसके आयु नहीं हुआ है, तो गेयर और फैगन ही पूरा भी ऑपरेट कर रहा है। फैगन क्या करता है, उसके दिमाग में लंदन का कोई मोहल्ला होता है, उस मोहल्ले के तर्ज पर जगदलपुर को चौराहों का शहर बना देता है। चौराहों का शहर। देखिए, राजगद्दी पे इसका बैठा कौन है अभी? रुद्र प्रताप देव। तो क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि किसके शासनकाल में जगदलपुर को चौराहों का शहर बनाया गया था? रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में। ये आपको ध्यान में रखना है ना, किसके शासनकाल में जगदलपुर को चौराहों का शहर बनाया गया था? रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में। 1891 से 1921 तक इसका शासनकाल है। ठीक, बनाने वाला कौन था? गेयर। और कुछ होता है क्या इसके शासनकाल में? तो देखिए, ये जो है जब बड़ा हो जाता है ना, तो ये अंग्रेजों का किसी युद्ध में या किसी भी चीज में ये मदद करता है। इसीलिए इसको ब्रिटिशर्स के द्वारा एक उपाधि दिया जाता है। उपाधि का नाम है सेंट जेरूसलम। ठीक, सेंट जेरूसलम को उपाधि दिया जाता है रुद्र प्रताप देव को।
साथ ही साथ बस्तर में अनिवार्य शिक्षा लागू होता है इसके शासनकाल में। अनिवार्य शिक्षा लागू होता है इसके शासनकाल में, रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में। उसके अलावा बस्तर का सबसे बड़ा जनजाति विद्रोह, सबसे बड़ा क्रांति का विद्रोह, वो है 1910 में भूमकाल विद्रोह। हर एक शासन के शासनकाल में कोई न कोई विद्रोह हो रहा है, इसीलिए दरिया दलपत देव के बाद जितने भी राजा हैं, सारा राजाओं को आपको ध्यान से पढ़ना है। भूमकाल विद्रोह हुआ था रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में। ठीक, इतना चीज आपको पढ़ना है रुद्र प्रताप देव के लेके। इनके शासनकाल में बस जगदलपुर चौराहों का शहर बनाते हैं। बनाने वाले ब्रिटिशर्स थे फैगन। इसको उपाधि दिया जाता है सेंट जेरूसलम का रुद्र प्रताप देव को। और बस्तर में अनिवार्य शिक्षा लागू होता है इसके शासनकाल में। और साथ ही साथ बस्तर में एक बहुत बड़ा विद्रोह होता है जिसको हम भूमकाल विद्रोह के नाम से जानते हैं, गुंडाधर के नेतृत्व में। ठीक, अब इसके बाद बनेंगे 1921 में रुद्र प्रताप देव की बेटी प्रफुल्ल कुमारी देवी। प्रफुल्ल कुमारी देवी उन्नीस सौ 21 से 1936। प्रफुल्ल कुमारी देवी, पहला चीज रुद्र प्रताप देव का कोई बेटा नहीं होता, तो उत्तराधिकारी कौन? प्रफुल्ल कुमारी देवी। ये पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास में एकमात्र महिला शासिका है। ठीक, महिला शासिका, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका के नाम से हम इसको जानते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका कौन है? प्रफुल्ल कुमारी देवी। अंग्रेज लोग एक चाल चलते हैं, इनके शासनकाल में क्या होता है, हैदराबाद के जो निजाम होता है उनका नज़र पड़ जाता है। और वर्तमान का जो बैलाडीला क्षेत्र जो देख रहे हैं, जो आयरन के लिए काफ़ी जाना जाता है, उसमें उसका नज़र पड़ जाता है निजामों का। और बोलता है कि आप प्रफुल्ल कुमारी देवी जी, ये जो दंतेवाड़ा का जो बैलाडीला वाला जो क्षेत्र है, उसे आप हमें लीज पर दे दीजिए किराए पे 99 साल का। प्रफुल्ल कुमारी देवी बोलती है कि नहीं, बस्तर का मैं 1 इंच जमीन किसी भी बाहरी शासकों को मैं नहीं दूंगी, चाहे लीज पे हो चाहे जैसा भी हो। अंग्रेज लोग मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मानते हैं, तो अंग्रेज लोग फिर एक चाल चलते हैं, क्यों ना प्रफुल्ल कुमारी देवी का विवाह करा देते हैं। उस राजा से विवाह कराएंगे जो राजा हमारी बात सुनता हो, फिर वो प्रफुल्ल कुमारी देवी को मनाएंगे और हो सकता है उसके बाद आप लोगों को जो है ये बैलाडीला वाला जो क्षेत्र है या बस्तर में जो खनिज संपदा से भरा हुआ क्षेत्र है वो आपको मिल जाए। ठीक, विवाह कराएंगे किससे? उड़ीसा के राजा, उड़ीसा में एक जगह है मयूरभंज, मयूरभंज, यहाँ के एक राजा होता है, राजा का नाम है प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव। संयोग देखिए, राजा का भी नाम प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव। प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव। उड़ीसा के मयूरभंज का शासक होता है प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव। इनका विवाह होगा प्रफुल्ल कुमारी देवी से। ठीक, प्रफुल्ल कुमारी देवी से इनका विवाह होता है। बावजूद प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव जो है प्रफुल्ल कुमारी देवी की अगेंस्ट नहीं जाता, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं देवी जी, जो आप बोल रहे हो वही सही है। अंग्रेजों का जो चाल था वो उन पर ही भारी पड़ जाता है। ठीक, इस बीच में क्या होता है, इनका एक बेटा होता है, बेटे का नाम है द गॉड ऑफ आदिवासी प्रवीर चंद्र भंजदेव जी। द गॉड ऑफ आदिवासी प्रवीर चंद्र भंजदेव जी। देखिए, प्रफुल्ल कुमारी देवी का विवाह तो हो गया किससे? प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव से। अभी तक हम जितने भी शासक पढ़ रहे थे, दरिया देव, दलपत देव, रुद्र प्रताप देव, ये भंजदेव सरनेम वाला कब से चालू हुआ? जब प्रफुल्ल कुमारी देवी का विवाह
प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव से होता है। तब इसके बाद अभी तक जो वर्तमान में जो बस्तर का जो शासक है श्री कमल चंद भंजदेव जी, वो भी अपने सरनेम के आगे सरनेम में क्या डालते हैं, भंजदेव। ये जो ट्रेंड जो चला भंजदेव लिखने का, वह प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव से मतलब प्रारंभ हुआ है। ठीक। प्रफुल्ल कुमारी देवी अब तक मानी नहीं है कि हमको निजामों को बैलाडीला वाला क्षेत्र या शासन वो जो ठेका माइनिंग का जो ठेका हम उनको दे। ठीक। उसी बीच प्रफुल्ल कुमारी देवी क्या होता है, बीमार पड़ जाती है, उनको एक रोग होता है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस नामक एक रोग होता है उसे, और उसका ऑपरेशन कराने के लिए वो जाती है लंदन, है ना। और लंदन में इनका ऑपरेशन जब किया जाता है तो ऑपरेशन के वक्त इनका मृत्यु हो जाता है, ऐसा बोला जाता है, परंतु उनका मृत्यु ऑपरेशन से नहीं हुआ रहता है, उसको मारा गया होता है, रानी जी को मार दिया जाता है। ऐसा बताते हैं कि इंटरव्यू में देखा था राजा जी का, जो वर्तमान के जो राजा जी है कमल चंद भंजदेव जी, वे बताते हैं कि जब रानी साहिबा जो है लंदन गई होती है जिस अस्पताल में ट्रीटमेंट कराने, और जो डॉक्टर इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, उसके पास एक लेटर जाता है इंडिया से, और वो बोलते हैं कि इससे बेटर मौका नहीं है कि निजामों को बस्तर का जो क्षेत्र है उसका लीज मिल सके। तो एक काम करो, आप इस पत्र को आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आप इसको जला देना, और रानी साहिबा का ऑपरेशन मत कीजिए, कुछ ऐसा नस काट दीजिए जिससे उनकी मौत हो सके। ठीक। तो रहस्यमय तरीके से मौत हुआ होता है उनका लंदन में रानी जी का, है ना। और इसके पीछे एक एक राजनीतिक कारण होता है। तो अब समझ में आया गए किस लिए होती है रोग कौन सा, अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन कराने के लिए लंदन। ये बात कब है, 1936 का। ठीक। उस समय प्रवीर चंद्र भंजदेव जी छोटे होते हैं, इनका राज्याभिषेक किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे आगे द गॉड ऑफ आदिवासी प्रवीर चंद्र भंजदेव के बारे में। प्रवीर चंद्र भंजदेव के बारे में। प्रवीर चंद्र भंजदेव काकतीय वंश का अंतिम शासक होता है। ठीक। अंतिम शासक कैसे, यही वो शासक है जो बस्तर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। बस्तर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता शासक के नाम बताइए, ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ध्यान में रखिए, बस्तर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर या साइन करने वाला शासक कौन है, प्रवीर चंद्र भंजदेव। बस्तर का अंतिम शासक और बस्तर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता प्रवीर चंद्र भंजदेव। ठीक। इनका मृत्यु हो जाता है 5 मार्च 1966 को। 5 मार्च 1966 को इनका मृत्यु होता है। मृत्यु कैसे होता है, राजमहल में राजनीतिक कारण से इनको गोली मारा जाता है। राजमहल में फायरिंग होती है और गोलीकांड में प्रवीर चंद्र भंजदेव जी की मृत्यु हो जाती है। कब, 5 मार्च 1966 को। इन्हें द गॉड ऑफ आदिवासी भी कहा जाता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। किस काकतीय वंशी शासक को द गॉड ऑफ आदिवासी बोलते हैं, द गॉड ऑफ आदिवासी, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव। इनको बस्तर के आदिवासी लोग भगवान की तरह पूजा करते थे, आज भी करते हैं। आप बस्तर जब जाओगे या किसी भी आदिवासी के घर में देखोगे, एक तरफ माँ दंतेश्वरी का फोटो होगा तो ठीक उसके बगल में आपको प्रवीर चंद्र भंजदेव जी का फोटो मिल जाएगा, है ना। इतना मानते हैं वहाँ के आदिवासी लोग महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव जी को। इतना चीज़ आपको काकतीय वंश पार्ट 2 के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो चीज़ आपको पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए। ठीक। आशा करता हूँ वीडियो में बताई गई चीज़ें आपका काम आएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। टेस्ट आप दिलाते रहिए, हर एक सब्जेक्ट का आप टेस्ट दिलाइए, टेस्ट दिलाने से ही बहुत सारा प्रिपरेशन हो जाता है। ठीक। चलिए हम कुछ 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं काकतीय वंश पार्ट 2 को लेके।
किस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया था? क्वेश्चन समझना है, सॉल्व करना है और साथ ही साथ रिवीजन भी करना है। और हो सकता होगा कि 2-4 एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो मैं बताना भूल गया होऊंगा वो भी मैं आपको इधर आगे बताऊंगा। ठीक, किस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया था? वो थे काकतीय वंशी शासक। शासक का नाम क्या? तो सागर के नाम से ही पता चल रहा है दलपत सागर। और इसी शासन में इसी वंश में एक शासक हुआ दलपत देव। इन्हीं ने इस सागर का निर्माण करवाया था। ठीक, किस वंश के शासन काल में बस्तर में भोसले सेनापति नीलूपंत का आक्रमण हुआ था? ध्यान में रखिए, काकतीय वंश। देखो बस्तर में पूछ रहा है। ठीक, कलचुरी वंश के शासन काल में भी एक भोसले सेनापति आता है भास्कर पंत, वो भी वहां पे अटैक करता है, लेकिन वो मध्य छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। ठीक, हम बात कर रहे हैं दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग का, ये क्वेश्चन में। तो वो थे काकतीय वंश के शासन काल में भास्कर सेनापति नीलूपंत आक्रमण करता है। क्रांति का मसीहा कहा जाता है, क्रांति का मसीहा कहा जाता है अजमेर सिंह को। जब पहला बार हलवा विद्रोह होता है ना, तो हलवा विद्रोह करने के कारण इन्हें क्रांति का मसीहा बोला जाता है, अजमेर सिंह को। किस संधि के बाद बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया? तो मैं आपको बताया था कोटपाड़ संधि कब? 6 अप्रैल 1778। ये डेट आपको नहीं भूलना है। 6 अप्रैल 1778 को कोटपाड़ संधि के बाद बस्तर क्षेत्र मराठों के नियंत्रण में आ जाता है। ठीक, कोटपाड़ संधि कब हुआ था? कोटपाड़ संधि हुआ था 6 अप्रैल 1778 को, कोटपाड़ नामक जगह पे, इसीलिए उसको कोटपाड़ संधि बोलते हैं। भोपालपट्टनम विद्रोह कब हुआ था? 1795 में, जब मिस्टर J.T. ब्लंट बस्तर का यात्रा करना चाहता है। उस समय आदिवासी लोग इंटर करने नहीं देते हैं, वो समय था 1795। ठीक, भूपाल देव के शासन काल में हुए 2 प्रसिद्ध जनजाति विद्रोह का नाम बताइए। मैं आपको बताया था वो है लिंगागिरी विद्रोह और कोई विद्रोह। ठीक, लिंगागिरी विद्रोह और कोई विद्रोह। छत्तीसगढ़ संभाग के डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट का प्रथम बार आगमन बस्तर में कब हुआ था? उनका प्रथम बार आगमन हुआ था 1856 में, भैरम देव के शासनकाल में। ठीक, भैरम देव के शासनकाल में छत्तीसगढ़ संभाग के डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट का प्रथम बार बस्तर आगमन हुआ था। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में परलकोट विद्रोह हुआ था? आपको याद होगा परलकोट विद्रोह, जो बस्तर का जिसमें नेतृत्व करते थे गैंद सिंह, उनको उस बस्तर का प्रथम शहीद भी कहा जाता है। ठीक है, परलकोट विद्रोह हुआ था महिपाल देव के समय। किस काकतीय शासक को ब्रिटिश शासन द्वारा सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी गई थी? वो थे रुद्र प्रताप देव। ठीक, रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में जगदलपुर चौराहा का शहर भी बनाया गया था और साथ ही साथ उन्हें सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि भी दी गई थी। घाटी पौनी प्रथा किसके शासनकाल में प्रचलित एक विचित्र प्रथा थी? रुद्र प्रताप देव। घेटी पौनी प्रथा, इस प्रथा में क्या है, पहले आप इसका अर्थ जान लीजिए। घेटी पौनी का मतलब होता है कुटुंब का बहाल, कुटुंब का बहाली या बहाल। इसमें स्त्री का विक्रय किया जाता था, महिलाओं को बेचा जाता था, उसी के कुटुंब के लोग को वो बेचते थे या उसी के जात के लोग को बेचा जाता था, है ना, घाटी पौनी प्रथा में। और उसका कुछ प्रचलन शासक भी अपने पास रखता था। तो घाटी पौनी प्रथा किसके शासनकाल में था? तो राजा रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में ये एक स्त्री विक्रय प्रथा थी। बस्तर रियासत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। बस्तर रियासत के अंतिम शासक कौन? प्रवीण चंद्र भसदेव। यही वो शासक है जिसने बस्तर रियासत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था।
किस शासक के शासनकाल में सबसे अधिक जनजाति विद्रोह हुआ था? तो मैं आपको बताया था भैरम देव के शासनकाल में 4 विद्रोह हुआ था, 4 जनजाति विद्रोह, है ना। लिंगागिरी विद्रोह, मुरिया विद्रोह, रानी चोरिश का विद्रोह और एक कोई विद्रोह। ठीक, 4 विद्रोह हुआ था भैरम देव के शासनकाल में। बस्तर की प्रथम महिला शासिका का नाम बताइए। बस्तर की प्रथम महिला शासिका महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी, एकमात्र महिला शासिका। बस्तर का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? ये आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक, ये आप हमें कमेंट करके बताइए कि बस्तर के प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। ये सारी चीजें आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगला वीडियो मैं लाऊंगा जनजाति विद्रोह के ऊपर। अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा, अगला जो क्लास होगा लेक्चर नंबर 11, वो जनजाति विद्रोह के ऊपर होगा। ठीक, तब तक के लिए आप अपना तैयारी बेहतर कीजिए। सभी को मेरी शुभकामनाएं। तब तक के लिए चलिए फिर आप पढ़ते रहिए और हम आपका तैयारी बेहतर कराते रहेंगे और बेहतर करने के लिए आप हमारा वीडियो देखते रहिए। ठीक।